नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आइए आज का सेशन आरंभ करते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं और आज के सेशन को आरंभ करने से पहले मैं उन्हीं पे बात करना चाहूंगा। दोस्तों, अभी केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में लास्ट दो क्लासेस में नियर अबाउट 2-2.5 घंटे के लेक्चर में मैंने ओवरव्यू लिया पूरे चैप्टर का, लेकिन मैंने इस तरह लिया कि आपके एनसीईआरटी के सवाल बड़े अच्छे से लग जाएं और आपके चाहे वो स्टेट बोर्ड की बात हो चाहे सीबीएसई की बात हो, वो अच्छे से हो जाए। मेरे बच्चे, घबराने की, पैनिक की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अगर केमिस्ट्री डिफिकल्ट होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि मैं लाइफ को डिफिकल्ट बनाने के पक्ष में ही नहीं। इजी है भैया, साइंस कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, उसको लेके इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आराम आराम से चलो। सर पेपर 2-3 महीने, 3 महीना है भैया। केमिस्ट्री की तैयारी अगर देखा जाए ढंग से बच्चा करने बैठे तो महीने 1.5 महीने में स्टेट बोर्ड इन सब की तैयारी आराम से कर सकता है, बशर्ते कि पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ बैठे। और अगर उसमें कमी कर दोगे तो दिक्कत हो जाए। आइए जरा देखते हैं कि मैंने जो कुछ सवालों को देखा आपके साथ बात करते करते, तो उनको हमें किस तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैंने आपका ये सिस्टम अगले 2 दिन का बनाया है, फ्राइडे से सैटरडे का। उसके बाद अगले हफ्ते मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं। अब ये वेडनेसडे से हो या थर्सडे से हो, ये डिपेंड करेगा कि मैं ये देख पाऊं कि आप ग्रुप के अंदर कितना ज़्यादा सब्जेक्ट की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। देखो बेटा, सैटरडे को इलेक्ट्रो का बचा हुआ एक पार्ट आएगा। सैटरडे करने के पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। संडे को जनरली आपके, मैंने देखा, लेक्चर्स नहीं होते हैं। शाम को आपका मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप जरूर लेता हूं, जो इस बार थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रो में बैटरी और सेल्स को आप आराम से पढ़ सकते हो। जो वीडियो सैटरडे अपलोड होगा उसको आप सैटरडे नाइट देख लोगे और संडे मॉर्निंग देख लोगे, आपको याद हो जाएगा, लिख भी लोगे। सॉलिड स्टेट के ऊपर लेक्चर आएगा, जो कि फ्राइडे को भी आएगा और कल सैटरडे भी आएगा। जो मैंने पहले आधे घंटे का लेक्चर दिया था, जो अब ये दोनों लेक्चर आएंगे, इतना आप सॉलिड स्टेट कर लेंगे तो आपका स्टेट बोर्ड का काम हो जाएगा, सीबीएसई का काम हो जाएगा। देखो बेटा, सॉलिड स्टेट करने को तो आप महीना लगा दो मेरे साथ, बट मैं चाहता हूं कि अभी फिलहाल रेलिवेंट करो। ऑलरेडी प्रशांत सर टाइम लगा चुके हैं, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं उलझाऊंगा। जो बहुत जरूरी है बिल्कुल उसी पे लाऊंगा। कि बेसिकली आप देखो तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स के 3 मेन चैप्टर हैं। सॉलिड में जैसा मैंने कहा, डेंसिटी और डिफेक्ट ही स्टेट बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है बहुत बढ़िया तरीके से। काइनेटिक्स का लेक्चर चल ही रहा है, आता जाएगा। डीपीपीस को लेके बच्चों, मैंने 3 जो डीपीपी आपको डाली थी इलेक्ट्रो की, उसके वीडियो सॉल्यूशन में कुछ करप्ट हो गया मेरा फाइल, तो वो अपलोड होने में गया नहीं, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। नाउ आई हैव सॉर्टेड आउट दैट टेक्निकल इशू, बट आई हैव टू रीशूट दो सॉल्यूशन। मैं अब वो सॉल्यूशन डीपीपी के वो 3, उसके साथ इलेक्ट्रो में एक और डीपीपी और एक काइनेटिक्स की डीपीपी। तो काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो की दोनों डीपीपी आपके पास या तो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएंगी, और वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास सैटरडे तक पहुंचा दूंगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आप उससे मैच कर लेना। फ्राइडे यानी कल काइनेटिक्स और सॉलिड के लेक्चर आएंगे, और उसके साथ जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं कंपटीशन की एक फाइल वीडियोज में ऐड करूंगा। तो जो बच्चे जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा। ये इलेक्ट्रो से होगा कंपटीशन फाइल। अभी कहां से होगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इसको वही बच्चे देखें जिनको टॉपिक के अंदर बहुत अच्छा एक कंफर्ट लेवल है और जो बोर्ड के आगे कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त इसमें लगेगा, सोचने में, समझने में दिमाग खपेगा इसमें। और ये डिसाइड होना चाहिए कि अगर मैं अभी इसको बोर्ड के हिसाब से ही कर रहा हूं और इसको थोड़ा बाद में देखूंगा, तो इन वीडियोस को आप बाद में देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डाउट सेशन में अलग से लगा लूंगा। आज से मैं केमिकल काइनेटिक्स को, जैसा मेरा एक मतलब तरीका है कराने का, अब मैं उसको डिटेल में लेके चलूंगा। चीजें कुछ लिखोगे भी आप मेरे साथ, है ना, नोट्स भी बनाओगे और चलते चले जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था
कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में 3 बातें देखते हैं। मैं जरा पैड को अपने घर रख लूं, लिखने में मेरे को आसानी हो जाएगी। हाँ, हम 3 बातें देखते हैं। वी हैव टू कंसीडर 3 मेन क्वेश्चन। क्वेश्चंस इन फिजिकल केमिस्ट्री। आई विल ट्राई कि मेरी राइटिंग थोड़ा और साफ हो जाए। कई बच्चों की कंप्लेंट आई, मैं आई एम रियली सॉरी बेटा, हाथ चलता ही ऐसे है। कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको, और सालों से कर रहा हूं, थोड़ा इंप्रूव हुआ है और हो जाएगा। और ये एक्चुअली बोर्ड नहीं होता ना, ये नया पेन टैब, स्मार्ट बोर्ड, इनमें और थोड़ा टाइम लगता है। नंबर 1, वेदर द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। मैंने समझाया था ये प्रॉपरली। वेदर द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। भाई क्या ये अपने आप हो सकती है या नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्चुअली सेल्फ अकरिंग रिएक्शन। अपने आप होते हैं। आप अपने आप पढ़ाई की तरफ चलते हैं तो वो अपने आप एक तरीका है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये देता है थर्मोडायनेमिक्स। अगला जो लाइन है, अगर रिएक्शन फीजिबल है तो भैया कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। इफ द reaction is feasible, then how fast the reaction will occur or proceed। कितनी फास्ट हो सकती है, कैसे प्रोसीड कर सकती है। एंड थर्ड इज योर एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। बच्चे पहला पार्ट थर्मो, ये पार्ट काइनेटिक्स और ये पार्ट इक्विलिब्रियम। हम यहां पर इस पार्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है। 3 सवाल हम उठाते हैं। पहला, क्या ये रिएक्शन फीजिबल है। दूसरा, अगर फीजिबल है तो भैया रेट क्या है। और अगर रेट की बात भी आराम से हो जाए तो आपको यह बताना होता है कि अब ये बताइए कि भाई एक्सटेंट क्या है। ठीक है, चलिए। अब बच्चे अगर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स क्या क्या बताती है। भाई जैसा मैंने कहा, रेट की बात तो बताती है, इसके साथ साथ एक और चीज है। रेट के साथ साथ कौन कौन से फैक्टर उस रेट को अफेक्ट करते हैं। आप चलना तो चाहते हैं स्पीड से, बट काफी सारे फैक्टर आपकी उस स्पीड को, आपके उस तरीके को अफेक्ट करेंगे। तो अब आप ये लिखिए फटाफट, यहां से लाइन मार दिया, हाँ ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद, बहुत ही आसान, रिएक्शन रेट, एंड फैक्टर्स affecting the rate of the reaction। अब एक होता है बच्चे रिएक्शन मैकेनिज्म्स। रिएक्शन मैकेनिज्म, भाई ये क्या है। सिक्वेंशियल स्टडी ऑफ स्टेप, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। सिक्वेंशियल स्टडी ऑफ रिएक्शंस। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके लिए पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा ये होगा, ये सब इंटरलिंक होंगे।
उसको जो हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और काइनेटिक्स में रिएक्शन मैकेनिज्म को भी स्टडी किया जाता है। बहुत आराम आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। जिसको जल्दी थी उसके लिए पहले 2 लेक्चर होते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। ये उसी बच्चे के लिए है जो काइनेटिक्स में डूबना चाहता है, समझना चाहता है और कॉम्पिटिशन्स में भी अपने आप को एक्सेल कराना चाहता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चे, क्या सभी तरह की रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं काइनेटिक्स में? क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर टाइप की रिएक्शन को काइनेटिक्स के अंदर स्टडी कर लें? अब बच्चे देखो, हर तरह की रिएक्शन को तो स्टडी करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा, जरा देखते हैं। कुछ बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं। बहुत फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है भाई? पलक झपकते ही वो रिएक्शन खत्म हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। क्यों भैया? यार, आप शुरू कर रहे थे माहौल, इतने में ही रिएक्शन ही हो गई, खत्म ही हो गई। अब एक बात सोचो, स्टडी करना चाहते हो, बरसाती मच्छर होते हैं। अब बरसाती मच्छर भैया शाम को आए और घंटे 2 घंटे में खत्म उनकी जिंदगी। क्या उस पर कोई रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो? बहुत ही कम वक्त मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही जो रिएक्शन बहुत फास्ट हैं, देखो 3 तरह की केमिकल रिएक्शन है। बहुत फास्ट, दैट इज वेरी फास्ट। फिर आती है मॉडरेट, बीच की, स्लो और वेरी फास्ट के बीच। और ये है वेरी स्लो। बच्चे, वेरी फास्ट को पढ़ना मुश्किल है, वेरी स्लो को पढ़ना मुश्किल है। हम किसे पढ़ सकते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। बट एक बार तो इन तीनों के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं। तो हेडिंग दीजिए वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। और बच्चे, इसी में मजेदार आएगा, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अरे पलक झपकते ही, एक क्षण में ही हो जाए। तो ये क्या हुआ जी? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, साफ आई ना? इंस्टेंटेनियस। चलो, साफ आनी चाहिए। occurs as soon as the reactant, राइटिंग पूरी साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, ब्रॉट टुगेदर। अरे वाह, जैसे ही रिएक्टेंट साथ आते हैं, अरे तभी भयंकर रिएक्शन कर जाते। कहने का मतलब ये हुआ, वक्त नहीं मिलेगा सोचने का। रिएक्टेंट आए, धूम प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आए, धूम प्रोडक्ट। तो जैसे ही पास आए वैसे ही रिएक्शन हो गई और रेट निकालना इन रिएक्शन की इम्पॉसिबल हो गया। जरूरत ही क्या है भैया, बहुत ही फास्ट हो रही है। जहां लगे आपको कि इनकी एप्लीकेशन कुछ हो सकती है, वहां करो। इतनी फास्ट रिएक्शन है, इनकी रेट के फैक्टर को जानने की जरूरत भी आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये जनरली इन्वॉल्व करती हैं, देखते हैं ना कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, जनरली इन्वॉल्व करती हैं आयनिक स्पीशीज को।
साफ आ रही है भाई स्क्रीन पे राइटिंग। नोन एज आयनिक रिएक्शंस। वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जी, लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल दिमाग में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। BaCl2 प्लस H2SO4 विल गिव यू दिस। अब भयंकर आयनिक रिएक्शन है, आते ही धूम मच जाएगी, एकदम से बेसोफोर बन जाएगा। और ये बेसोफोर है भी क्या बेटा? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? इनसॉल्युबल पार्टिकल। अरे वाह, आनंद आ रहा है जी। सर एक एग्जाम्पल और दे दो कोई बढ़िया सा। अभी दे देते हैं भाई साहब, बचपन से जानते हो इस एग्जाम्पल को तो। ओ हो सर, एसिड बेस लिया आए हो, सही खेल गए। अरे भाई तो खेल क्या है ही इसमें चीज ऐसी। एसिड बेस रिएक्शन तो धड़ाम से होती है, न्यूट्रलाइजेशन है, फटाफट एनर्जी निकलती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव हमेशा ही लेते हैं, क्यों भैया? निकलती है ना एनर्जी। यही तो आनंद है, यही तो मजा है। तो ये हम बहुत ही फास्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगली बात पढ़ते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। अब अच्छा ये क्या है? नाम से ही है भैया, बहुत ही स्लो रिएक्शन। महीने सालों लग जाएंगे रिएक्टेंट्स को जोड़ते जोड़ते। अब इतना स्लो प्रोसेस, मुसीबत तो यहां भी है। पानी बनना, ओए होए, पानी बनना एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखवाऊंगा कि दीज आर वेरी स्लो, टेक्स मंथ्स और ईयर इवन। अब ये जो है ये बहुत स्लो है, तभी तो आप सुनते होंगे साइंटिस्ट कहते हैं पानी का वाइजली यूज करो। ऐड आते हैं, जल ही जीवन है, जल को बचाओ। क्यों भैया? केमिस्ट्री तो कहती है H2 प्लस हाफ O2 और H2O बना लो ना फिर। अरे यहां से पकड़ो H2, यहां से पकड़ो O2, मिलाओ, पानी बन गया, आनंद लो। नहीं हो सकता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और अगर बहुत स्लो प्रोसेस है तो इससे बेटर बेटा बचा ही लो, वाइजली यूज करो। अब मॉडरेट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। समझ में आया क्यों फास्ट रिएक्शन, जो वेरी फास्ट रिएक्शन है उनको पढ़ना भी मुश्किल है, जो वेरी स्लो रिएक्शन है उनको भी पढ़ना कोई कठिन कार्य है। तो बढ़िया है मॉडरेट लो। तो ये होता है बिटवीन, दीज रिएक्शंस आर बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। दीज रिएक्शन आर बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, मॉडरेट रिएक्शन की बात कर रहे हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हो। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। अगर आपने टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया तो बड़े बड़ों की बत्ती बुझ जाती है, मतलब फिर तो रिएक्शन हो ही जाएगी। तो आपको रूम टेम्परेचर पे, ये जो आप रिएक्शंस की बात कर रहे हो ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही कर रहे हो। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये हैं इनकी जो रेट्स हैं, these reaction rates are measurable at room temperature and standard conditions। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं उनके। भाई नंबर 1, 2N2O5 goes to 2N2O4 प्लस O2। सिंपल। अब बेटा एक चीज यहां पर आते हैं, हाइड्रोलिसिस
ऑफ एन एस्टर। अब कुछ बच्चे एस्टर और ईथर में बचपन से ही कंफ्यूज हैं। एस्टर बोलते हैं तो ईथर लिख देते हैं, ईथर बोलते हैं तो एस्टर लिख देते हैं। एक छोटी सी बात आपको बता दें, ऑर्गेनिक की है लेकिन चलो जिक्र आया है तो ले लेते हैं। ईथर कौन होता है बेटा? जब मिथाइल घर से बाहर खेलने के लिए जाता है, सुनते जाए, जब मिथाइल घर से बाहर खेलने के लिए जाता है तो जो वापस लौट के आता है वो ईथर होता है। अरे सर ये क्या बात हुई? मिथाइल घर से बाहर खेलने गया, वापस आया तो ईथर होता है, ये आप क्या कह रहे हो? देखो बड़ा आसान है। मिथाइल जब घर से बाहर खेलने गया और उसकी मम्मी ने उसको आवाज दे के बुलाया कि CH3, ओ CH3, भैया अब ये ईथर हो गया है। आया मजा? यानी ईथर क्या होता है? ROR। प्रेम पूर्वक पढ़ते रहो, ऑर्गेनिक इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा, बहुत ही आनंददायक स्थिति के साथ। तो परेशान क्यों हो रहे हो बालक? केमिस्ट्री का आनंद लो, ये रसायन है, इसके रस में डूबो, बिना बात की सिरदर्दी मत बढ़ाओ अपनी। तो ये भैया ईथर होते हैं, ROR। कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन लग जाए तो वो ईथर है। यहां हम बात कर रहे हैं एस्टर की। एस्टर क्या होता है ये भी बता ही देते हैं। तो ये तो आपका हो गया ईथर। एस्टर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर क्या है बेटा? इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसको जब हम एक एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक तरह से आप ये मान के चलिए, देखो होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यानी यहां पर नेगेटिव यहां जाके अटैक करेगा। फॉर द टाइम भी आप मानिए ये H निकल गया, ये OH निकल गया और ये बन गया। क्लास 10th में इसको बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा था। एल्काइल एल्केनोएट इसका नाम होता है, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर मैंने बता दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर एक मॉडरेट रिएक्शन है, और इसको बताने के पीछे एक राज है बेटा, क्योंकि काइनेटिक्स के अंदर इसकी स्टडी की जाती है, तभी इतना मैं इसको खोल के ले जा रहा हूं। तो एस्टर को लिखा CH3 COO C2H5, और इसके साथ हमने डाला पानी की जगह NaOH। एक्वस तो है ही है। अब यहां बनेगा CH3 COONA प्लस C2H5OH। तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी जानते हैं कि केन शुगर डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो भी क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन है ना? तो वो भी लिख लेना बेटा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सारा क्या हुआ बेटा? हमारा 3 टाइप की रिएक्शन हुई, एक हुई वेरी फास्ट, एक हुई वेरी स्लो, एक मॉडरेट, और हम पढ़ते किसको हैं? मॉडरेट। नाउ वी कैन स्लो डाउन और स्पीड अप a reaction by changing the prevalent conditions। मतलब क्या है? हम प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकते हैं, हम प्रोसेस को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग सम कंडीशन। नाउ माय पॉइंट इज
अगर आप ध्यान से देखो, परसों मैं स्मार्ट बोर्ड पे आके आपकी क्लास लेके गया, मैंने वो चीज आपको उस तरीके से समझाई है ना, कि भाई ऐसे होगा मेरे भाई। अब एक चीज और समझो, उसके बाद आज मैं बहुत आराम आराम से 2 दिन मैंने चैप्टर को बहुत एनर्जी के साथ ठोका आपके अंदर। अब मैंने उसको बहुत आराम आराम से, क्योंकि चीज़ों को कंसोलिडेट करना भी जरूरी है। जितनी तेजी से चीज़ आती है उतनी तेजी से ही दिमाग से निकल भी जाती है, अगर उसे कंसोलिडेट ना करो। इसे कहते हैं ना चीज़ों को रमाना। तो ये ध्यान रखना भैया, बड़े ही स्लोली स्लोली अब स्टेप्स को आगे बढ़ाओ। रिएक्शन कंडीशन को अगर आप चेंज करते हो तो आप उसको स्पीड अप भी कर सकते हो, आप उसको स्लो डाउन भी कर सकते हो। सारा खेल कंडीशंस का ही है। क्लियर है बच्चे? अब कंडीशन का खेल मतलब अरे बड़ा सिंपल है। अरे 1980s के आसपास यूएसए में मूवीज आती थी, स्टार वॉर्स, वहां कहानी चलती थी साई फाई। हमारे यहाँ आती थी डाकू बेस्ड फिल्में, हमारे यहाँ आती थी कुछ उल जलूल रोमांस की फिल्में, हीरो जो है हीरोइन का पीछा कर रहा है, इस तरह की मेंटेलिटी की फिल्में। तो उनके लोगों ने फिर टेक्नोलॉजी, वहां के बच्चों ने भाई साईफाई मूवीज देखी, उनका कंडीशन साईफाई मूवी का रहा, तो वो वैसे बन गए। हमारे वालों ने डाकू बेस्ड मूवी देखी तो डाकू बन गए। बात पल्ले पड़ रही है? कंडीशंस का इफेक्ट होता है बच्चों। इसलिए कहता हूं अपने आस पास के माहौल को इस तरह सोचने की और बनाने की कोशिश करो कि कंडीशन आपको बढ़िया तरीके से बिल्ड कर पाए। दूसरी बात, खैर हमारे तो छोड़ो, हमारे तो आजकल भी सोनू की टीटू की स्वीटी टाइप मूवी चल रही है। अब वो आज बात कर रहे हैं, मतलब एड एस्ट्रा और इंटरस्टेलर, हम आज भी यहीं लगे हुए हैं। तो कंडीशन हमारी ऐसे चलती है। तो रिएक्शन कंडीशन का बड़ा इम्पैक्ट है, ध्यान से समझो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग कंडीशन। ये क्लियर रखिए। अब बच्चों, यहां से हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि काइनेटिक्स की चलो स्टडी ये हो गई, बट हम कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में काइनेटिक्स में समझना चाहते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स। नंबर 1, टू प्रिडिक्ट the rate of a particular reaction under specified conditions. Number 2, to predict the mechanism of a reaction। तो ये दो बातें हैं। पहला तो जो अंडर गिवन कंडीशन है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये फैक्टर इसको बढ़ाता है, ये फैक्टर इसको कम करता है। कि भाई जो कोरोना इन्फेक्शन है, कोविड-19 की बात करते हैं, तो पॉल्यूशन उसको एग्रीवेट करता है, गरारे करना उसे कम करता है। तो ये फैक्टर हो गए किसी भी रिएक्शन के हिसाब से। फिर मैकेनिज्म इस तरह अफेक्ट करता है, ये उसका इलाज हो सकता है, क्योंकि जैसा वो अफेक्ट कर रहा है उस चीज को अगर हम थोड़ा सा अटैक करेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में कौन से फैक्टर है जो उसको बढ़ाते हैं उसकी रेट, कौन से जो कम करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से इन बिटवीन आप मैकेनिज्म को समझते हो। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दो तरह की रेट आप स्टडी करते हो।
एक होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, और एक होता है आपका एवरेज रेट। ठीक है, तो जितना हम कहते हैं ना, एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल करके आप निकालते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझना, अगर एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में किसी रिएक्शन की 2-2.5 घंटे 3 घंटे में आप निकाल रहे हो, तो वो एवरेज रेट है। T2 माइनस T1 करते हो उस तरीके से, और एग्जैक्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक इंस्टेंट पे निकालते हो, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट है। लिख लो इसको, ये यहां तक लाइन आएगी इसकी। तो अब आएगा, देखो बेटा, इट इज defined as the change of concentration of any one of its reactants per unit time. डन। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो बेटा, एवरेज आप ले लोगे पूरा पूरा, मान लिया आपने कि 2 से 3 घंटे के अंदर क्या चेंज आ रहा है, वो पूरा आप देख रहे हैं, वो एवरेज है। और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप देख रहे हैं, the rate of change of concentration of any one of the reactant or product over a very small fraction of time। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में अगर हम बात करें, जो रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो इंस्टेंटेनियस रेट है। और ओवर ए लार्ज पीरियड देख रहे हो, ओवरऑल एक रिएक्शन के पैटर्न में देख रहे हो, वो एवरेज है। क्लियर है भाई? अब एवरेज में इंस्टेंटेनियस में तो नहीं उलझोगे, आसान हो जाएगा। चलिए, अब एक्सप्रेशन था जो हमने लिया था, रेट एक्सप्रेशन जो लिया था, वो एवरेज रेट का था। किसका था बेटा? एवरेज रेट का। एक पर्टिकुलर सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लेंगे तो वो ग्राफिकली समझ सकते हैं। तो कैलकुलेशन इसमें हम ग्राफिकली समझेंगे। अब इन सभी रेट्स को कैसे समझ सकते हो, क्या क्या चीजें? भाई देखो, ज्ञान तो ले लिया, रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, बट समझेंगे कैसे? एक्सपेरिमेंटली क्या क्या कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, हेडिंग लगा लो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ऑफ, हेडिंग है बच्चों ये, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स of measuring reaction rate, of measuring reaction rates। भाई नंबर 1 कैसे कैसे पता लगाएंगे? आई थिंक वाइट ही बहुत बढ़िया कलर आता है इसमें। नंबर 1 बेटा, किसी भी रिएक्शन में क्या क्या चेंज आप देख सकते हो? भाई वॉल्यूम चेंज देख सकते हो, प्रेशर चेंज देख सकते हो, पीएच में क्या चेंज हो रहा है ये देख सकते हो, ऑप्टिकल रोटेशन में क्या चेंज है ये समझ सकते हो। सर चारों बातें ऊपर से गई, अब समझाते हैं। तो नंबर 1, बाय मेजरिंग
द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। भाई मान लो हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लो ये क्या है सर, डायाजोनियम क्लोराइड। अरे बहुत बढ़िया, ये डायाजोनियम क्लोराइड है। अब डायाजोनियम क्लोराइड यहां पर बनेगा क्लोरोबेंजीन और साथ में निकलेगा N2। अब अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट को समझना है, ध्यान से देखना, तो मैं किसी ना किसी एक प्रोडक्ट के वॉल्यूम के हिसाब से देख सकता हूं। N2 गैस है, तो जिस रफ्तार से N2 गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा वही तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी। अरे भैया ज्ञान तो बांट दिया कि रेट ऑफ द रिएक्शन इस तरह निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैसे समझोगे, देख के कैसे बताओगे कि हाँ ये रेट चल रही है, कैलकुलेट कैसे करोगे। तो जिन रिएक्शंस में कोई गैसियस प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसके वॉल्यूम के चेंज को समझना शुरू करो। जैसे जैसे जिस रफ्तार से उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतनी ही रेट ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब एक रिएक्शन आती है आपकी, क्या बोलते हैं, क्लास 12 की ब्लॉक एलिमेंट में, वो भी लिख देते हैं। कितनी आसान रिएक्शन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है। तो इसमें देखें, अमोनियम नाइट्रेट में हीट करेंगे 2H2O, 2O और 4H थे, 2H2O बाहर कर दो, N2 बन गया। यहां भी यही फायदा है, इस रिएक्शन की रेट को भी आप वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है नाइट्रोजन के, किस टाइम इंटरवल पे आ रहा है, उससे निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आप वॉल्यूम चेंज को निकाल सकते हो, काम खत्म हो जाएगा। अब बच्चे वॉल्यूम निकाल लिया तो प्रेशर भी देख लो, अगला स्टेप हो गया प्रेशर। बाय मेजरिंग द प्रेशर चेंज। अब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है या तो प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर कम होता है। बढ़ेगा कब? जब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बढ़ेंगे। कैसे सर? लिखो, ली अभी ले लो। कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? N2O5, ये गैसियस था, इसको हमने 2NO2 प्लस हाफ O2 में डिसोसिएट करवा दिया। यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए? विद रिएक्शन यहां पर प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। रेट कैसे निकालोगे? विद टाइम, विद टाइम कितना प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। भाई देखो बेटा, कोई तो विजिबल चेंज होना चाहिए ना, कोई तो मीजरेबल चेंज होना चाहिए ना, नहीं तो रेट कैसे निकाल लोगे? तो ये आ गया जी। डिक्रीज कैसे करेगा, किस में करेगा? अब ये रिएक्शन है SO2 प्लस Cl2 गोस टू SO2Cl2, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, यहां पर प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। तो कैसे किस रफ्तार से प्रेशर बढ़ रहा है और कैसे किस रफ्तार से प्रेशर कम हो रहा है, यहां पर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और यहां पर जिस रफ्तार से कम हो रहा है उस रफ्तार को निकाल लो, वही रेट ऑफ द रिएक्शन है। क्लियर है? तो पहले मैंने आपको बताया वॉल्यूम के हिसाब से, यहां बताया मैंने प्रेशर के हिसाब से। अब आगे बढ़ेंगे, अब पीएच मेजरमेंट देख लेते हैं।
यहां बच्चों किसी भी रिएक्शन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां प्रोडक्ट बन रहा है और जो प्रोडक्ट है वो जनरली अपने आप को एसिडिक से बेस या बेस से एसिडिक की तरफ लेके जा रहा है, तो हम उस पीएच को देखेंगे। अभी मैंने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बताया था, उसको दोबारा देखो। पानी डाल दिया, ये बन गया। आपके हिसाब से इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होनी चाहिए? अगर जितना जितना एसिड का कंटेंट बढ़ता जा रहा है उतना उतना पीएच कम होनी चाहिए, क्योंकि पीएच उस हिसाब से क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा पीएच उतनी ही एसिडिक होती चली जाएगी। क्लियर है मेरी बात? जैसे जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी पीएच जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। आसान मुद्दा बिल्कुल, कोई दिक्कत? अब बच्चों पूछना चाहूं तो ऑर्गेनिक का एक सवाल पूछ सकता हूं कि अल्कोहल और एसिड के बीच में किसमें ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। वैसे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक के अंदर एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करो। और वैसे भी ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन ही है। तो अब फोर्थ पॉइंट लिख लो बेटा और यहां पर डाल लो बाय मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेशन। अब आप एक चीज सोचिए, अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था इनवर्ट शुगर के बेस का, ये है सुक्रोज। इसको जब पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब सुक्रोज जो हमारा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सर ये जो वर्ड बोला है ना, इससे नफरत है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से। नहीं नहीं नहीं, नफरत से फायदा नहीं है। समझना ये है दोस्तों, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन यानी ऑप्टिकल रोटेशन की बात चलती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो मेरे भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज में आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो सेम है। हाँ बेटा, फंक्शनल आइसोमर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, एल्डो एक्सोज है, और फ्रक्टोज में कीटोन होता है, कीटो एक्सोज है। तो दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन में फर्क है। डेक्स्ट्रो था, बट जैसे ही सॉल्यूशन में आया तो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज लीवो है, और फ्रक्टोज का इम्पैक्ट ज्यादा है तो सॉल्यूशन धीरे धीरे लीवो रोटेशन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी हो जाता है। और क्योंकि ये लीवो रोटेटरी हो जाता है तो सॉल्यूशन इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो आपको जिस तरीके से ये एंगल चेंज हो रहा है, इन्वर्जन की तरफ जा रहा है, इन्वर्जन मतलब कन्फिग्रेशन रिवर्स होती चली जा रही है, उस रेट को अगर आप मेजर कर लोगे तो वही रेट ऑफ रिएक्शन है। सो एंगल ऑफ रोटेशन of the reaction mixture in this case decreases with time। ये सारे जो बता रहा हूं ना कैसे हम मेजर करते हैं, इन सभी रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स के अंदर कि किस तरीके से रेट निकालोगे ना। ठीक है, ये इस तरीके से एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको बहुत जरूरी तरीके से याद करना पड़ता है।
याद भी तब होगा जब इसको समझ में आ जाएगा, और इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल भी आ जाएगा ना। वॉल्यूमेट्रिक मेथड कुछ नहीं है, ये टाइट्रेशन आ गई। वॉल्यूमेट्रिक मतलब टाइट्रेशन आ गई। अब जैसे कि रिएक्शन लिखो, याद है 11th क्लास में स्ट्रेंथ निकालने के लिए H2O2 की स्ट्रेंथ के लिए आया था, तो वैसे ही यहां पर इस रिएक्शन को यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, कंडक्टोमेट्री भी है, पोटेंशियोमेट्री भी है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड मतलब टाइट्रेशन यूज करेंगे, एसिड बेस के अगेंस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वी विल यूज दिस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सर आप इलेक्ट्रो में भी ले आए थे, आप सॉल्यूशन में भी ले आए थे, आप यहां भी ले आए ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी को। तो हाँ, तो भैया बेसिकली इन सभी चैप्टर्स के अंदर ये यूज होता है। तो आई थिंक अब ये सब समझ में आएगा जो मैंने आज पढ़ाया है। आज पूरा मैंने ये समझाया है कि रिएक्शन क्या है, काइनेटिक्स क्या है, क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या 3 मेन क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक इनिशियल आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और रेट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब कल वाले सेशन में इससे आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल सॉलिड का भी आएगा और कल कंपटीशन फाइल भी आएगी, तैयार मैंने आज के लिए कर दिया है, ठीक है। तो कल पहले वो दोनों वीडियो देखना, खासतौर पे काइनेटिक्स का देखना, उसके बाद ही कंपटीशन फाइल के लिए बढ़ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।